अचानक से मेरे देवर की मौत हो जाने के बाद मेरी देवरानी धीरे धीरे करके मेरे पति के करीब आने लगी थी और मेरे पति भी उसके साथ अधिक से अधिक वक्त बिताने लगे थे। उन्हें मेरा एक जरा भी ख्याल नहीं रहता था और अगर मैं अपने पति को कुछ कहती हूँ तो वो मेरे साथ लड़ाई करने लगते थे और कहते थे, तुम्हारे शरीर से मुझे बदबू आती है, तुम अपने आप पर एक जरा भी ध्यान नहीं देती हो। मुझे अपने पति की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उनसे बदला लेने के बारे में सोचने लगी और फिर एक दिन, मेरा नाम शीला है और अभी मेरी उम्र 19 साल हो रही है। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि पहले मेरी शादी हो जाए और उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूं, और वो भी तब जब मेरे ससुराल वाले चाहेंगे तब। इसलिए मेरे आगे की पढ़ाई अब मेरे ससुराल वालों की इच्छा पर निर्भर था। जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी उसकी उम्र 28 साल थी और वो काफी पढ़ा लिखा था और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई, लेकिन मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति मनोहर ने मुझे यह कहा कि तुम अपने आगे की पढ़ाई चाहो तो पूरी कर सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आगे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मैंने विद्या रूपी धन को अपने से अलग किया था। फिर जब मैं 21 साल की हुई, मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरा परिवार पूरा हो चुका था, सभी कुछ सही चल रहा था। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे छोटे देवर भी थे। हम लोग सभी साथ में ही रहते थे। कुछ सालों के बाद ही मेरे देवर की भी शादी हो गई। देवर की शादी रिश्तेदारी में हुई थी और उसकी पत्नी दूर के रिश्ते में मेरे पति की बहन लगती थी, जिसका नाम शिल्पा था और वो अक्सर हमारे घर पर आया करती थी, जिस कारण मेरे देवर और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मेरे ससुराल वाले तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मेरी सास नहीं चाहती थी कि दूर की ही सही लेकिन बहन लगने वाली लड़के से मेरे देवर की शादी हो। लेकिन जवान होते होते देवर ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उस वक्त मेरी देवरानी की उम्र 19 साल हो रही थी। जब मेरे ससुराल वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए, उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और फिर आखिरकार कुछ दिनों के बाद घर वालों को भी यह शादी माननी ही पड़ी। धीरे धीरे समय यूं ही बीतने लगा और अब मेरे देवर की शादी को 3 साल हो गए थे। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मेरे देवर की मौत हो गई। पूरा घर शोक में डूब गया। उस वक्त मैं अपने दूसरे बच्चे के आने की तैयारी कर रही थी। मेरा 7वां महीना चल रहा था। देवर की मौत हो जाने के बाद मेरी देवरानी शिल्पा मेरे पति से लिपट लिपट कर रो रही थी और कह रही थी, अब मैं कैसे जीऊंगी, मैं तो अभी सिर्फ 22 साल की ही हूँ और अब मेरा कोई सहारा भी नहीं है, ना ही मेरे पास पति है और ना ही मैं माँ बनी हूँ। अगर मेरे पास बच्चा भी होता फिर भी मैं उसे देखकर जी लेती। जाने अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। मेरी जिंदगी ही पूरे अंधेरे में डूब चुकी है। उसकी बातों को सुनकर मेरे पति उसे अपनी बाहों में लेकर दिलासा देने लगे कि हम तो है ना, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी हालत देखकर मैं भी बहुत ही दुखी थी। अचानक से हमारे घर में ये क्या हो गया था। हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। फिर समय यूं ही आगे बढ़ने लगा। मेरी देवरानी शिल्पा हर वक्त अपने कमरे में ही रहती थी। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी। पहले तो हमें डर लगता था वो कहीं अपने आप को कुछ न कर ले। अब मेरा 8वां महीना चल रहा था और प्रेगनेंसी की इस हालत में भी घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। मेरी सास भी देवर के गम में बीमार रहने लगी थी और अब सारे लोग की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। दिन भर काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती थी। ऊपर से मैं माँ बनने वाली थी और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहे थे मेरी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन मेरी इस परेशानियों को समझने वाला कोई नहीं था। कभी कभी तो मन होता था कि खूब रोऊं, लेकिन मेरे इस आंसू को कौन देखता। देवरानी की भी हालत ऐसी हो गई थी, मैं उसे कुछ कह ही नहीं सकती थी। शाम को जब मेरे पति ऑफिस से घर आते, मैं सोचती थी कि थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारूं, पर इतना काम रहता था कि मैं काम में ही लगी रह जाती थी। और जैसे मेरे पति ऑफिस से घर आते उसी वक्त मेरी देवरानी काफी सज धज कर अपने कमरे से बाहर निकलती और फिर मेरे पति के बाहों में लिपटकर रोने लगती। और फिर मेरे पति भी उसके साथ उसके कमरे में चले जाते और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते। मैं तो अपने काम में इतने बिजी रहती कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती थी। फिर सबको खाना खिलाकर सारा काम करके
जब मैं थकी हारी अपने कमरे में आती, तब मेरे पति मेरे पास आकर मेरा हालचाल पूछते और कहते, तुम ऐसे क्यों रहती हो? जब मैं घर आता हूँ तो तुम्हारे शरीर से पसीने की बदबू आती है, और अपना चेहरा देखो कैसे लगती हो, 25 की हो लेकिन 40 की लगती हो। यह कहकर मेरे पति बेड के दूसरे साइड में जाकर सो जाते थे। मैंने कुछ न बोल सकी और मैंने आज अपना चेहरा आईने में अच्छे से देखा, और सच में मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मेरे चेहरे की रौनक ही खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कितने दिनों से बीमार हूँ, और घर का सारा काम करने के चक्कर में मेरी यह हालत हुई थी। मैं अपने आप पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर मैं सोचने लगी, शिल्पा तो सारा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए उसके पास समय रहता है और अपने आप को सजा कर संवार कर रखती है। और अब तो ये रोज होने लगा। रोज मेरे पति जैसे ही ऑफिस से आते, मेरी देवरानी शिल्पा के साथ वक्त बिताने उसके कमरे में चले जाते थे, और फिर अंदर से दरवाजा भी लगा लेते थे। अब तो यह रोज रोज होने लगा था। कहीं ना कहीं मुझे भी अब यह एहसास महसूस होने लगा कि मेरे पति मुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, और ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। फिर उस दिन जैसे ही पति ऑफिस से घर आए, देवरानी के कमरे में जाने लगे, मैं उनसे झगड़ा करने लगी। मैंने कहा, तुम मुझसे कहते हो ना कि मेरे शरीर से पसीने की बदबू आती है, क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारे परिवार को संभालती हूँ। इस हालत में भी दिन भर घर का सारा काम करती हूँ, तुम्हारे बच्चे को संभालती हूँ। और देवरानी, जिसकी तुलना तुम मुझसे करते हो, वह तो दिन भर कमरे में बंद रहकर आराम फरमाती है, और जैसे ही तुम ऑफिस से आते हो तभी वह कमरे से सज सबर कर बाहर निकलती है, और तुम भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले जाते हो। आखिर तुम दोनों दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर क्या करते हो? आज मैंने पति से बहुत सारे सवाल किए थे, जिसे सुनकर मेरे पति बहुत ही चिढ़ गए। वैसे भी उन्हें तो अब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तभी तो पत्नी के रहते हुए वो दूसरी औरत के साथ समय बिता रहे थे। मेरी बात सुनकर वह सिर्फ चुप रहे। तब मैंने ही कहा कि आज आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर आप ऑफिस से आते ही शिल्पा के कमरे में क्यों चले जाते हैं? आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मुझे आज मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मैं बहुत गुस्से में आ गई थी। मेरा यह रूप देखकर मेरा पति घबरा गया और मुझे कहने लगा, तो मैं क्या करूं? मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हें किचन में ही देखता हूँ। मैं सोचकर आता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा, लेकिन तुम तो सिर्फ किचन में ही बैठी रहती हो। जब भी तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारे बदन से बदबू आती है। कभी भी तुम अपने लिए वक्त निकालो, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। न जाने कितने दिनों से मैंने तुम्हें सस्ते संवरते हुए नहीं देखा है, और तुम क्या अपने देवरानी के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी अभी उसके पति की मौत हुई है, तुम्हें पता भी है वह कितनी दुखी है। तुम नहीं जानती हो, अगर उसने तुम्हारी ये कड़वी बातें सुन ली तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। उस बेचारी ने तो अपने पति खो दिया है, जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं बस उसे उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। समझ गई ना तुम मेरी बात? इसीलिए अब अपना ये घिनौना सोच आगे अपने पास ही रखना। यह कहकर मेरे पति अपने काम में व्यस्त हो गए थे, और मैं उनकी बात सुनकर रात भर रोते रही। अगले दिन सुबह उठकर मैंने अपनी सबसे अच्छी वाली साड़ी निकाली, अपना सारा मेकअप का सामान निकाला, और फिर अच्छे से सज संवर कर तैयार हो गई। सुबह के समय सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे, तो मैं भी आज पूरी तरह से तैयार होकर खाने के टेबल पर आकर बैठ गई। मैंने आज अपने बेटे को स्कूल भी नहीं भेजा था। थोड़ी देर तो सभी लोग चुपचाप बैठे रहे। सभी लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। फिर उसी वक्त मेरे पति मुझे कहने लगे, शीला, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सभी के लिए नाश्ता लगाओ। मैंने कहा, मुझे भी भूख लगी है, और मैं भी तो नाश्ता करने के लिए ही बैठी हूँ, देख नहीं रहे हैं? मैं नई साड़ी पहनकर अच्छे से नहाकर सर सवर कर बैठी हूँ। चलो मुझे खाना दो। मेरी बात सुनकर मेरे पति हंसने लगे और बोले, खाना देना तो तुम्हारा काम है, और तुम हो कि मुझे खाना लगाने के लिए कह रही हो? पति की बात सुनते शीला कहने लगी, मैं आज के बाद घर का कोई भी काम नहीं करूंगी, और ना ही किचन में कदम रखूंगी। इसलिए आज से सारा काम आप सभी लोग करना, और आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। मेरी इस बात पर मेरे पति बहुत ही चिढ़ गए और गुस्सा होकर कहने लगे, मैं सबके लिए पैसा कमाता हूँ, मैं नाश्ता क्यों बनाऊं? मैंने कहा, डॉक्टर ने इसमें मुझे कोई भी काम करने से मना किया है, इससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है।
मैं आज से घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। भूख तो मुझे भी लगी थी, पर मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, परंतु अब मैं घर के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी काम नहीं करूंगी। यह मैंने ठान लिया था। फिर मैं काफी देर तक अपने कमरे में बंद रही। कुछ घंटों के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और कहा, मम्मी भूख लगी है। बेटे के मुंह से सुनते मेरा दिल तड़प उठा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी। लेकिन मैंने मन ही मन में सोच लिया था, मैं बस अपने बेटे का ही ध्यान रखूंगी और सिर्फ इसी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। फिर मैंने जाकर नाश्ता बनाया और फिर हम दोनों मिलकर, बाकी घर के लोगों ने क्या खाया होगा मुझे जरा भी आइडिया नहीं था। जब सुबह से दोपहर हो गई तो मैंने देखा कि मेरी सास ने उसी दिन एक नौकरानी को घर पर रख लिया, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन के साथ साथ घर में खाना बनाने का भी काम कर रही थी। फिर मैं अपनी सास के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि सास और ससुर दोनों ही कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने सास और ससुर को कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। और फिर यह कहकर मैं रोने लगी और रोते रोते सारी बात अपनी सास को बताई। मेरी बात सुनने के बाद सास बोली, देखो बेटा, अपने पति से इस तरह से झगड़ा मत किया करो, आपसी मनमुटाव ठीक नहीं है। जितनी जल्दी तुम दोनों इस बात को समझ जाओगे, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं कुछ ना बोली उनके कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलकर आई तो देखा कि नौकरानी किचन में काम कर रही थी, तो मैं भी किचन में गई और उसे घर के और कामों के बारे में समझाने लगी। नौकरानी समझदार थी, सारा काम आसानी से समझ गई। फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि मेरी सास सुबह सवेरे ही नहा धोकर मेरे साथ किचन में आकर मेरा हाथ बटाने लगी और मुझे कहने लगी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो। शिल्पा तो आजकल दिन भर अपने कमरे में ही रहती है। पहले वह तुम्हारा हाथ बटा दिया करती थी, पर अब तो वह घर का एक भी काम नहीं करती है। मेरे पति और मेरे रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी। भले ही अब मैं नहाकर सज सवर कर बैठी रहती थी, फिर भी मेरा पति ऑफिस से आने के बाद देवरानी के कमरे में ही चला जाता था और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता था। अपने पति की हरकतों को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मेरी देवरानी अभी सिर्फ 22 साल की थी और मेरी उम्र 30 के लगभग हो रही थी। तो स्वाभाविक बात थी कि मेरा पति की नजर उस पर ही रहेगी। नौकरानी घर का अधिकतर काम कर लेती थी और अब मेरे पास वक्त ही वक्त था, क्योंकि पति भी तो कहीं और ही बिजी थे। अब मैं भी इस खाली समय का भरपूर उपयोग करने लगी थी। मैं अब किताबें पढ़ने लगी थी। एक समय था जब मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, पर अब मुझे पढ़ाई अच्छी लगने लगी थी। मेरे पति के कमरे में बहुत सारी पढ़ने वाली किताबें थी। मैं उसे लेकर पढ़ने लगी और सोचने लगी, काश कि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी होती, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होती और मुझे अपने पति से यह सब नहीं सुनना पड़ता कि मैं कमाता हूँ और घर में पैसा लाता हूँ, इसलिए मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगा। लेकिन तुम तो सिर्फ घर में बैठी रहती हो, इसलिए घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। एक दिन मेरे पति मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए। साड़ी को देखते ही मैं इमोशनल हो गई और रोने लगी। मेरे पति ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे, तुम रो क्यों रही हो पगली? मैंने कहा, हम दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई है। आप मुझसे इतनी दूर क्यों चले गए? सच बताओ, क्या अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? उसने कहा, तुम तो मुझे हमेशा ही अच्छी लगती हो, पर मैंने देखा कि तुम आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ रहने लगी हो। मुझे पता है प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा होता है, पर गलती मेरी भी है, क्योंकि बिना कसूर के मैंने तुम्हें कई बार डांट दिया था। मैंने कहा, नौकरानी के आने के बाद अब मुझे आराम मिल गया है। और तो और मम्मी जी भी अब काम में हाथ बटाने लगी थी। मैंने उन्हें काम करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मम्मी जी ही कहती है, थोड़ी बहुत काम करने से मन लगा रहता है, इसलिए सब्जी वगैरह सब मम्मी काट देती है। काम में आराम मिलने के कारण अब मैं खाली समय में आपकी पढ़ाई की किताब लेकर पढ़ती हूँ। यह बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो गए। फिर मैंने कहा, जब भी आप शाम में ऑफिस से घर आते हैं तो शिल्पा के कमरे में क्यों चले जाते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप उस पर तरस खाकर उसके कमरे में मत जाया करो, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिताया करो। उसके बाद से मेरे पति उसके कमरे में जाना बंद कर दिया। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई और कहीं ना कहीं मेरे पति भी अब मेरी बात को समझ रहे थे। परंतु 3-4 दिन के बाद ही मेरी देवरानी अब मेरे पति से घर में नहीं मिलकर अपने बाहर जाकर मिलने लगी थी। जब भी मेरे पति ऑफिस से आते वह बहाना बहाना से मेरे पति के साथ बाइक पर बैठकर घंटों बाहर चला जाया करती थी
और अब तो मैं देखकर और भी हैरान रह गई थी। मैंने अपने पति को उसके कमरे में जाने से मना किया था, इसलिए दोनों बाहर ही चले जाते थे। यहाँ तक कि मेरे पति भी ऑफिस से छुट्टी लेकर भी देवरानी के साथ बाहर जाने लगे थे और मैं सिर्फ चुपचाप ये सब देख रही थी। एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ, मेरा तो दिल ही दहल गया। अचानक एक दिन खाते खाते मेरी देवरानी उल्टी करने लगी और अब तो उसे अक्सर ही उल्टियां होने लगी थी। अब मुझे शक होने लगा कि शिल्पा ने बहुत ही चालाकी से पहले मेरे देवर को फंसाया था और अब मेरे पति को फंसा रही है। मेरे पति तो उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे। मैंने कहा भी कि मैं चलती हूँ, तो उन्होंने कहा इस हालत में तुम कहाँ जाओगी, क्योंकि मेरा अब 9वां महीना चल रहा था। आखिर उसको क्या हुआ था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ये लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे। मुझे तो इन दोनों पर पहले से ही शक था, कहीं मेरी देवरानी प्रेग्नेंट तो नहीं। ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। फिर जब मेरे पति उसको डॉक्टर से दिखाकर लेकर आए, दोनों कमरे में फिर से बंद हो गए। ये सब देख देख कर अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था और अब मैंने सोच लिया कि मैं अब इस राज का पता लगाकर ही रहूंगी। मैं घर से बाहर निकली और देवरानी के बाहर वाले खिड़की के पास चली गई। आज खिड़की हल्की से खुली हुई थी, वरना वह रोज खिड़की भी बंद रखते थे ताकि अंदर जो भी हो रहा है किसी को भी पता ना चले। और फिर जब मैंने अंदर का नजारा देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे पति अपनी प्रेग्नेंट बेबी को, मेरे पति उसको पकड़कर बैठे हुए थे जैसे कोई पति पत्नी हो, उसके हाथों को अपने हाथों पे रखा हुआ था। यह सब देखकर मेरा दिल बिल्कुल ही टूट गया था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं तो फिर यह सब क्या है। खासकर जब से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया था, तब से मेरे पति मुझे कभी कभी बहुत ही प्यार से समझाना शुरू कर दिए थे और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। अब मुझे भी पढ़ाई अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन मेरे पति फिर से उसके साथ कहीं बाहर निकल गए और आज अचानक ही मुझे बहुत ही दर्द उठा, तो मैंने अपने पति को कॉल किया। उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं बार बार फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उनसे फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। मेरा दर्द बढ़ते ही जा रहा था। फिर मैंने अपनी सास को आवाज लगाई। मेरी सास ससुर दौड़े दौड़े मेरे कमरे में आए और मुझे इस तरह दर्द से तड़पते देखकर मेरे पति को फोन लगाया, लेकिन अभी भी उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। मेरे ससुर ने जल्दी से कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया और मुझे लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। जब मैं बच्चे को जन्म देने का दर्द सह रही थी, तब मेरे पति और मेरी देवरानी साथ समय बिता रहे थे, जबकि उनको मेरे साथ रहना चाहिए था। बच्चा होने के बाद मेरे पति मेरे कमरे में आए तो मैंने उन्हें कहा, मैंने आपका फोन बहुत बार ट्राई किया, लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो आप देवरानी के साथ थे। ऐसा लग रहा है कि अब मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हूँ। मेरा स्थान आपने किसी और को दे दिया है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अब हॉस्पिटल से अपने ससुराल नहीं बल्कि अपने मैके चली जाऊंगी और फिर वहीं पर रहकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह बात सुनकर मेरे पति मुझसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें बच्चा डेट से पहले ही हो जाएगा, वरना मैं घर पर ही रहता। तुमसे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा, मैं सब समझ चुकी हूँ, आप मुझसे नहीं बल्कि शिल्पा से प्यार करते हैं और यह नाटक मैं अब और भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आप दोनों को साथ में देख चुकी हूँ। फिर उन्होंने कहा, तुमने हमें कुछ गलत करते हुए देखा है क्या? मैंने कहा, आप तो हमेशा उसके साथ कमरे में बंद रहते हैं, आप दोनों क्या करते हैं तो आप ही बताइए। जब मैंने आपको शिल्पा के कमरे में जाने से मना किया, आप उसे लेकर बाहर जाने लगे। उन्होंने कहा, मैं शिल्पा को एग्जाम दिलाने के लिए बाहर ले जाता था और बंद कमरे में उसको पढ़ाता था। बाहर बहुत शोर होता था, इसी वजह से दरवाजा खिड़की बंद रखता था। तुम एक बात भूल गई हो, शिल्पा मेरी बहन है, उसने मुझे राखी बांधी है और तुमने हम दोनों के जिस तरह साथ देखा, तो भाई बहन इस तरह से साथ रहते ही हैं। मैंने शिल्पा को कभी भी अपने भाई की बीवी की नजर से नहीं देखा, क्योंकि वो मेरी दूर की बहन है। अपने पति के मुंह से सुनकर अब मुझे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा था। फिर वो बोले, शिल्पा भाई की मौत के बाद पढ़ाई करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। शिल्पा को इस बात का एहसास हो चुका था, उसने पढ़ाई बीच में छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। अगर तुम भी आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बस एक गलतफहमी की वजह से तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत ही शर्मिंदा थी, पर मैंने अपने पति से कहा, देखो
तुम्हें भी तो सच्चाई बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेगनेंसी में कितना ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। उसने कहा, शिल्पा नहीं चाहती थी कि मैं इस बारे में अभी किसी को बताऊं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगी और वह किसी को भी सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उसके बाद मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर दी और फिर मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि रिश्तों में विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शक ऐसी बीमारी है कि वह हंसते खेलते परिवार को दिल में कितना चाट जाती है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।